स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम निर्वाचन आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करता है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। हमारे संविधान में और भी स्वतंत्र निकाय दिए गए हैं, जैसे कि यूपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है और सीएजी न्यायपालिका आदि हमारे संविधान में कुछ स्वतंत्र निकाय दिए गए हैं। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से किया गया था। जो निर्वाचन आयोग है, इसका गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया था। आपको पता होगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव कराता है? तो निर्वाचन आयोग राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी के चुनाव कराता है। अतः निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। यह केंद्र व राज्य दोनों के लिए समान है। जो चुनाव आयोग है एक अखिल भारतीय संस्था है और यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। आपको पता होगा कि हमने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने एक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की थी। जो राज्य निर्वाचन आयोग है हमारे नगर निगम, पंचायत, नगर निगमों के चुनाव कराता है। भारत निर्वाचन आयोग का राज्य निर्वाचन आयोग से कोई लेना देना नहीं है। दोनों स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग का भारत निर्वाचन आयोग से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान के में एक अलग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह हमारी पंचायतों व नगर निगमों के चुनाव कराता है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल इन सभी के चुनाव कराता है। नेक्स्ट हमारा इसकी संरचना जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध किए हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना होता है। मैं आपको बता दूं कि 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य के रूप में कार्य करता रहा। जब हमने 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाताओं के वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, तो हमने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। हमारा निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय बन गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। फिर 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों पद को समाप्त कर दिया गया और फिर 1993 में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से लेकर 1993 से लेकर अब तक हमारा निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय के रूप में कार्य कर रहा है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार की नियुक्त किया जाता है कि तब वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब स्पष्ट है कि जब किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्पष्ट सा मतलब है कि मुख्य निर्वाचन के आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर करते हैं। तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है और वह निर्वाचन आयोग की सलाह के लिए आवश्यक समझे। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी जो निर्वाचन आयुक्त है और प्रादेशिक आयुक्त हैं, इन सभी की सेवा शर्तें, इन्हें कौन कौन से कार्य करने हैं और इनकी शर्तें क्या हैं और इनकी पदावधि कितनी होगी, इन सभी की ये सभी शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य के रूप में कार्य करता रहा। केवल इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। 1950 से लेकर 1989 तक हमारा निर्वाचन आयोग एक सदस्य के रूप में कार्य करता रहा और इसमें हमारा एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के बाद हमने 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। हमने 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिसके कारण आयोग पर कार्यभार बढ़ गया। कार्यभार को कम करने के लिए राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। इसके बाद जो हमारा निर्वाचन आयोग था वह हमारा बहुसदस्यीय बन गया, जिसमें 3 निर्वाचन अधिकारी होते थे। हालांकि 1990 में दो निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1990 में हमने 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हमने 1993 में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। इसके बाद तब से लेकर हमारा निर्वाचन आयोग अब तक बहुसदस्यीय के रूप में कार्य कर रहा है। आपने एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम सुना होगा, जो है हमारे TN शेषन साहब। TN शेषन साहब एक ऐसे ईमानदार मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने सभी के लिए एक फोटोयुक्त वोटर आईडी सभी के लिए प्रदान की। और आज आप अपनी वोटर आईडी पर देखते होंगे कि आपका फोटो लगा हुआ है, और वह फोटो हमारा आज TN शेषन साहब की देन है। नेक्स्ट हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, इन सभी की शक्तियां समान होती हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है तो बस हटाने का। और इनके वेतन और दूसरे अनुलाभ भी समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद होता है तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। अर्थात जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो वह इनका कार्यकाल होता है। वे किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी उन्हें हटाया जा सकता है। वे अपना त्यागपत्र किसी भी समय दे सकते हैं और उन्हें समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। आपको पता होगा कि भारत में एक भी पद ऐसा नहीं है जिसे समय से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी हम महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं, तो निर्वाचन आयोग की तो क्या ही बात। स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। इसमें पहला उपबंध किया है इन्होंने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
वे कौन से आधार हैं, इन सभी के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि आपको यह जानना बहुत अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किन आधारों पर हटाया जाता है, इन सभी आधारों के बारे में आपको बताता हूँ। होते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में हमारा उपस्थित और मत देने वालों का, उपस्थित प्लस मत देने वालों का 2/3 और सदन में उपस्थित मतदाताओं का आधे से अधिक। यदि प्रस्ताव इतने से पारित होता है तो निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें व्यवहार या असक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह हमारा राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। वह राष्ट्रपति की कृपा के ऊपर निर्भर नहीं है। उसे हटाने के लिए हमें संसद से एक विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कराना होगा और प्रस्ताव पारित करने के पश्चात उसे राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। लेकिन हटाएंगे जब प्रस्ताव संसद से विशेष बहुमत द्वारा पारित हो जाएगा। बिना विशेष बहुमत के प्रस्ताव के उन्हें राष्ट्रपति भी पद से नहीं हटा सकते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें में और उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि निर्वाचन आयुक्त जब नियुक्त हुआ है तब उसकी सैलरी मान लो 1 लाख है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी नियुक्ति होने के पश्चात उसकी सैलरी कम कर दी जाए। उसकी सैलरी किसी भी कीमत में नियुक्ति के पश्चात कम नहीं की जा सकती। तो उसकी सेवा शर्तों में और वेतन में कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान में दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं। आज आप देखते हैं कि निर्वाचन आयोग से संबंधित हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता को लेकर हमारे संविधान में कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो इसमें पहला प्रावधान किया गया है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि निर्वाचन आयुक्त की कोई ऐसी अर्हताएं संविधान में लिखी हुई नहीं है। इसी कारण निर्वाचन आयोग की आलोचना की जाती है। संविधान में इस बात का उल्लेख भी नहीं है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है। मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है, लेकिन यह हमारा संविधान में नहीं लिखा है। यह लिखा है हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम में। जनप्रतिनिधि अधिनियम में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। तो ये भी एक निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर, निष्पक्षता पर एक कलंक माना जा सकता है, क्योंकि यदि हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें कहीं पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा है। आपको पता होगा कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार निष्पक्ष नहीं होता है, उसे लालच भी आ सकता है। सरकार इसके सदस्यों को लालच दे सकती है, जिसके कारण वह सरकार के लिए काम कर सकते हैं। हमारे संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, जिसके कारण इसकी भी आलोचना की जाती है। निर्वाचन आयोग के शक्ति और कार्य क्या हैं, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है।
इसमें हमारा प्रशासनिक शक्ति, दूसरा सलाहकारी शक्ति, तीसरी अर्धन्यायिक शक्ति। निर्वाचन आयोग के शक्ति और कार्य क्या हैं? संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। जो परिसीमन आयोग होता है, परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भूभाग का निर्धारण करता है। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करता है और योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। आपको पता होगा कि भारत में ना जाने लाखों युवा एक ही दिन 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं और आपने देखा होगा कि पूरे देश में कितने युवा एक ही दिन अपना 18वां जन्मदिन मनाते हैं। तो उन सभी के लिए, उन सभी युवाओं के लिए, मतदाताओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना और नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। चुनाव आयोग ही उनके लिए चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, जैसे कि भाजपा के लिए कमल का फूल है हमारा, कांग्रेस के लिए हाथ का पंजा है। इन निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह भी आवंटित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह कार्य करना। यह चुनाव आयोग का अर्धन्यायिक कार्य है। अर्धन्यायिक कार्य है, यहाँ पर आप अर्धन्यायिक कार्य देख सकते हैं। यदि आप मान लीजिए अर्धन्यायिक कार्य क्या होते हैं, यदि आप को पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाता है और वही चुनाव चिन्ह किसी दूसरी पार्टी को दिया जाता है, तो इस स्थिति में निर्वाचन आयोग अर्धन्यायिक की तरह कार्य करता है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच व अधिकारी की नियुक्ति करता है। जो निर्वाचन व्यवस्था से कोई विवाद हो जाता है तो उसकी जांच के लिए एक निर्वाचन आयोग उसकी जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करता है। निर्वाचन के समय समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना है। कोड ऑफ कंडक्ट ये निर्मित करता है। कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए निर्मित करता है क्योंकि एक आदर्श आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब चुनाव के समय हर प्रत्याशी से यह उम्मीद की जाती है कि वह चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करे। ये आचार संहिता का पालन की व्यवस्था करता है, ये आचार संहिता को लागू करता है। तो निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो टीवी कार्यक्रम उपलब्ध कराना। जब हमारा चुनाव होता है, चुनाव के समय यह चुनाव प्रचार के लिए रेडियो टीवी की व्यवस्था करता है। संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित सभी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना निर्वाचन आयोग का एक सलाहकारी कार्य है। तो राष्ट्रपति को सलाह देना संसद की निर्भरता से संबंधित यह चुनाव आयोग का एक सलाहकारी कार्य है। विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देता है। जो विधान सभा के जो सदस्य होते हैं उनकी निर्भरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना, यह इसका एक कार्य है। मतदान केंद्र लूटना और अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना। बूथ कैप्चरिंग एक आम बात है और कहीं कहीं बूथ कैप्चरिंग हो भी जाती है, लेकिन और वहाँ पर निर्वाचन को रद्द करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना। और निर्वाचन कराने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, इन सभी के बारे में राष्ट्रपति से आग्रह करना और विधानसभा के लिए राज्यपाल से आग्रह करना ये निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना, यह भी एक निर्वाचन आयोग का। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में एक वर्ष समाप्त होने पर चुनाव कराए जाएं या नहीं। तो आप यहाँ पर देखें कि इसका संबंध किससे है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के अनुसार हमारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आपको ये
ये चीज़ तो पता होगी कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 लगा दिया जाए तो सबसे पहले तो 2 महीने में संसद से पास कराना होता है। यदि संसद पास कर देती है तो इसे अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। और बाद में संसद क्या करती है, संसद से हमें 6 महीने में पारित करा सकते हैं और इस 6 महीने करके हम इसे 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। 1 वर्ष तक इसे हम 6 महीने संसद से पारित करा के बढ़ा सकते हैं और 1 साल के बाद हम इसे आगे 1 साल के पश्चात हम इसे आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब इसके 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के इसके 2 आधार हैं। इसमें पहला आधार हमारा यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वहाँ पर निर्वाचन कराना संभव नहीं है तो वहाँ पर हमारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा आधार है हमारा अनुच्छेद 352। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को हम अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। 3 वर्ष से अधिक हम राष्ट्रपति शासन को किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ा सकते। यदि हमें 3 वर्ष से अधिक बढ़ाना है, यदि हम राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से अधिक बढ़ाना है तो उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम आयु 3 वर्ष होती है, तो राष्ट्रपति शासन को हम 3 वर्ष से अधिक किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ा सकते। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन के प्रदर्शनों में उनके आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, यह भी निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। निर्वाचन आयोग की सहायता व उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं और ये सिविल सेवा से लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों और उप सचिवों और अवर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। इसमें हमारे बहुत सारे सेक्रेटरी होते हैं, जिसमें हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, हमारे कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरी द्वारा, संयुक्त सचिव द्वारा, उप सचिव द्वारा और अवर सचिव द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकारों की सलाह पर करते हैं। जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर जिला कलेक्टर डीएम होता है और डीएम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता और सलाह करता है। प्रत्येक जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन अधिकारी होता है और वह मतदान के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। जो डीएम होता है प्रत्येक क्षेत्र के लिए पोलिंग बूथ अधिकारी एक नियुक्त करता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।